अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार और आज एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं कराची सिंध बोर्ड के या पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड के या एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक काफ़ी डिटेल लेक्चर यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से मैं डिलीवर करने वाला हूँ। इससे पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसको डिटेल लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड में चाहिए, तो कमेंट्स वगैरह मैं रीड कर रहा था, तो फिर इसी हवाले से हाइड्रोजन बॉन्ड पर एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट डिटेल में तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, किस तरह का फोर्स होता है, किन मॉलिक्यूल्स में मौजूद होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर, और इसके अलावा ये किस तरह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है लिक्विड्स की, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास आता है जहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आगे भी मल्टीपल चैप्टर्स के साथ जो है कनेक्ट हो रहा होता है। अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक अच्छा कॉन्सेप्ट मौजूद है तो आप केमिस्ट्री की काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करूं तो आप तमाम स्टूडेंट्स से को ये स्क्रीन पर ये बोर्ड पर जो है व्हाट्सअप नंबर मेरा दिख रहा है 030021522272। ये नंबर अपने पास आप सेव कर लें। अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर हैं या MCQs या पास पेपर रिक्वायर है किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑल ओवर पाकिस्तान या गेस्ट पेपर से रिक्वायर्ड है, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर ये तमाम जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर होंगी आपकी प्रिपरेशन मटेरियल वो आपके मैं प्रोवाइड करूँगा और हमेशा ही करता रहा हूँ। तो बाकी लेक्चर्स जो हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम तरह से उसमें कोई हिडन लेक्चर्स नहीं है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे पहले थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ और अभी दोबारा से लेक्चर्स में दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि जिन टॉपिक्स को मैंने डिटेल में स्टडी नहीं करवाया था इस बार हम डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि एमडी कैट केमिस्ट्री का जो टेस्ट इस बार आया था वो काफ़ी टफ था। इस हवाले से ज़रूरी है कि चीज़ों को डिटेल में पढ़ा जाए। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसको हम देखते हैं कि क्या है। तो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बेटा, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, अगर आप जानते हैं कि एक ऐसी फोर्स जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद होती है, ख़ास तौर पे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो दो तरह की फोर्सेस हमारे पास पाई जाती हैं, एक हमारे पास होती है इंट्रामोलिकुलर फोर्स और एक होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स। वो फोर्स जो दो एटम्स के बीच में मौजूद होती है उसको हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को साथ में कंबाइन करती है उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग जो है वो वेंडर वॉल फोर्सेस का नाम भी देते हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, दिस इज सेम। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे पास जो है उसके अगर हम बेसिक टाइप्स की बात करें तो वो तीन टाइप्स की हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास होती है LDF मींस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, एक हमारे पास होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरी जो हमारे पास होती है जो सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं। बाकी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पर या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पर मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जो सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल से जोड़ने वाली जो सबसे अहम फोर्स होती है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हैज़ 5% to 10% स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो बेटा, जब हम कोवेलेंट की बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारे पास ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। तो अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड से कंपैरिजन करें, मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड उससे कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के पास 5 to 10% स्ट्रेंथ होती है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की। इसी के लिहाज से जब हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसके पास सिर्फ 1% स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल की स्ट्रेंथ बस 1% तक है। नेक्स्ट है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनिक ब्रिज, कि इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम दूसरा नाम कभी कभार देते हैं, उसको हम प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ब्रिज बन रहा होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ H+। तो प्रोटोनिक से मुराद यहाँ पर क्या है, H+ आयंस है।
तो H प्लस आइंस की मदद से क्या होता है, इसमें एक ब्रिज बन रहा होता है, इसी वजह से उसको हम प्रोटोनिक ब्रिज का नाम भी देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारे पास क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास दो पोलर मॉलिक्यूल्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साथ क्या होता है हमारे पास इंटरेक्शन में होते हैं। मीन्स कि हमारे पास एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल हमारे पास, एक नेगेटिव मॉलिक्यूल हमारे पास है। अगर ये एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव है, इनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनती है उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और इसी तरह की जो है वो इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होती है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप होती है। जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास बनता है, ठीक है। तो हम उसको एक अलग टाइप में देखते हैं। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की एक सब टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चूँकि वहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कायम होती है। अब चूंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा किस में होती है, डाइपोल किसे कहा जाता है, डाइपोल इज एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल। जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम लोग डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से अब ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी क्या होगी, कुछ स्पेसिफिक कुछ मखसूस किस्म के पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगी। मतलब तमाम पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कुछ मखसूस जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। वो कुछ मखसूस मॉलिक्यूल क्या होते हैं जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, तो इस बारे में भी हम बात देखते हैं बेटा। तो ये अब इसके बाद बेटा ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन H प्लस ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर लोन पेयर पे फोकस करना है आपको, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन है, जिसमें एक तरफ H प्लस होना चाहिए एक मॉलिक्यूल के, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर होना चाहिए किसके अंदर, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा, तीन एलिमेंट्स याद रखिएगा। द वन इज फ्लोरीन, सेकंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज नाइट्रोजन। दीज थ्री आर कॉल्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, पॉजिटिव साइड पे H प्लस की तरफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव साइड पर हमारे पास अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको FON फॉन, इस निमोनिक से भी याद किया जा सकता है फॉन। तो दूसरी तरफ अगर FON में से कोई एक है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट हो सकती है, HF में हो सकती है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हो सकती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, NH3 में अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके सामने इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को। और हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट किससे किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो अगर एक सॉलिड लाइन जब आप बनाते हैं तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है, एंड व्हेन वी ड्रॉ डॉटेड लाइन देन इट शोज हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तीन एग्जाम्पल आपको देता हूँ बेटा, तीनों के, एक HF में भी के स्ट्रक्चर भी शो करता हूँ, वाटर का स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं, और साथ में अमोनिया का स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए HF है, यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स HF के या हाइड्रोजन फ्लोराइड के या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के हमने यहाँ पर यूज़ किए, ठीक है बेटा। अब इसमें देखें तो अब इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को देखें, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, अब इसका H प्लस जो है ना दूसरे मॉलिक्यूल के जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके लोन पेयर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पर हमारे पास बन गया। जबकि इस मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, वो अगले HF के H प्लस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो दूसरा सेकंड जो है हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन गया है। तो इसी तरह से तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखेंगे HF के दो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास बनेंगे, एक H प्लस के साइड से और एक जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके लोन पेयर के साइड से। तो लोन पेयर और H प्लस की अट्रैक्शन ही असल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कितनी दिखी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वाटर इस तरह से होता है, एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से हमने वाटर का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ऑक्सीजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स रहते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो से तो बॉन्ड बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक लोन पेयर ये बच गया, एक लोन पेयर ये बच गया। तो बाकी तमाम भी ऑक्सीजन के दो दो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब आप देख सकते हैं अगर ये सेंटर वाले इस वाले अगर मॉलिक्यूल को हम देखें, तो उसके जो दो H प्लस है वो दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक और एक दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन गया, और बाकी जो दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के वो क्या करें, अगले नेक्स्ट मॉलिक्यूल के दो H प्लस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं।
तो थर्ड यहाँ पर बन गया और फोर्थ यहाँ पर बन गया। तो इससे क्या चीज़ हमारे पास प्रूव होती है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर कितने होंगे भाई, हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जबकि HF में हमने देखा कितने पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद जितनी ज़्यादा होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे अमोनिया की बात करते हैं NH3, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इस वाले सेंटर वाले को दोबारा देख लें कि लोन पेयर से एक H+ के साथ हमने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ है, और दूसरा जो इसका एक हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, दूसरे लोन पेयर के साथ, दूसरे नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये 2 हमारे पास आ जाएंगे। तो अमोनिया में भी क्या होता है आप देख सकते हैं, अमोनिया में सिर्फ हमारे पास हर तरफ से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया इज एक्चुअली 2 है। अब देखिए HF और अमोनिया दोनों में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हमारे पास वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जबकि वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अमोनिया और HF के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी वजह से अब HF और अमोनिया के लिहाज से वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज इसका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये तो बेसिक एक चीज़ है जो आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं किस तरह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर क्या साबित होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन HF और NH3। रीज़न क्या है, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वाटर के अंदर हमारे पास देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर एज HF और NH3 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब उसकी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, उसकी स्पेसिफिक हीट, इन तमाम चीज़ों पर अफेक्ट कर रहा होता है, जो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई हाइड्रोजन बॉन्ड के लिहाज से कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल से जोड़ने वाली जो कुव्वत होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो क्या होती है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और वो किस तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल से कनेक्ट करती है, उसके साथ इंटरेक्शन करती है। तो एक तरह की इलेक्ट्रोसिटिक अट्रैक्शन होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोसिटिक अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है। और अगर अमोनिया, वाटर और HF से बोला जाए किसकी स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास है, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। रीज़न क्या है कि इसमें देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ कि हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और सिंध बोर्ड की बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशंस की हेडिंग डाल के ये सारी एप्लीकेशन वहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या बलूचिस्तान बोर्ड के या जो KPK बोर्ड से मुझे देख रहे हैं वो भी, चूँकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहते हैं बेटा केमिस्ट्री में, आप चाहे किसी भी बोर्ड को स्टडी करें तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या एप्लीकेशंस हैं, या इससे मॉलिक्यूल्स में, या इससे क्या हमारी रियल लाइफ में लिविंग बीइंग्स के अंदर या हमारी दुनिया में क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या अहमियत होती है। तो सबसे पहले है कि वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या आप जानते हैं कि एक ज़रूरी है इस चीज़ के कि अगर लाइफ को बरकरार रखना है, ज़िंदगी किस में पनपती है भाई, लिक्विड वाटर में। अगर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं होगा तो लाइफ उसमें क्रिएट नहीं होगी या ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे कि पानी तो जमी हुई हालत में और भी प्लैनेट्स में या और भी प्लैनेट के सैटेलाइट्स में मौजूद है, जैसे कि जुपिटर के सैटेलाइट्स में या सैटर्न के सैटेलाइट्स में वाटर मौजूद है, लेकिन चूंकि वो वाटर मौजूद है सॉलिड फॉर्म में, दैट्स वाई वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर चूंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद है इसी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर ये गैशियस फॉर्म में होती तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड क्या है, प्रोटीन एंड DNA आर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब प्रोटीन हमारे पास हो गया, DNA हो गया, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या इनको हम लोग कहते हैं दे आर बायोपॉलीमर्स। ये बायोपॉलीमर्स या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं तो इनके अंदर भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। और यही प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन, DNA ये बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोपॉलीमर्स हैं हमारी सर्वाइवल के लिए। तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देती है जिसकी वजह से उनका चेन इस्टेब्लिश होता है। अब DNA का जो चेन बन रहा होता है, उसको जो स्ट्रैंड बन रहा होता है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन विच द पोलर
और हाइड्रोफिलिक पार्ट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अब जिस तरह से हम कपड़े धोते हैं या फिर अपने फेस वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोप, या कपड़े धोया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट ऑफ सोप, तो इसमें इसकी क्लीनिंग एक्शन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग असर करता है। क्योंकि आपको पता है कि सोप या डिटर्जेंट अगर हम दोनों की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो एंड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम सोप की बात करते हैं तो RCOON इस तरह से हमारे पास होता है ना बेटा। अब इसके दो एंड होते हैं, एक हमारे पास ये वाला एंड होता है, दिस इज कॉल्ड पोलर एंड, और ये जो रेडिकल वाला एंड होता है दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है, और पोलर एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, तो जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जब भी डिटर्जेंट या सोप पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सोप या डिटर्जेंट को जो पोलर पार्ट होता है वो क्या करता है, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते क्लीनिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। तो जो कपड़े धोते हैं या हम अपने फेस को, अपने हैंड को वॉश करते हैं तो उसमें भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, जिससे स्टेन्स और दाग धब्बे, ऑयल पार्टिकल्स ये सब रिमूव होते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा बेटा इसके बारे में, चूँकि टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर है, सोप या डिटर्जेंट पर नहीं है। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ डिटेल अबाउट इट, बस आपको बेसिक चीज़ें समझनी है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है द एडेसिव एक्शन ऑफ पेंट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। पेंट का एडेसिव एक्शन भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम वॉल वगैरह, दीवारों पर या खिड़की दरवाज़ों पर पेंट करते हैं, तो पेंट क्या होता है, पेंट जो है वो दीवारों के साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो एडहेशन एक होती है कि पेंट का वॉल के साथ एक एडेसिव फोर्स एक बन जाता है, जिससे वो वॉल के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो पेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं। इसी तरह से डाइस स्टिक टू द फैब्रिक ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइस किसे कहा जाता है, डाइस से मुराद रंग को हम कहते हैं बेटा, वो रंग जो कपड़ों वगैरह में हम लगाते हैं। तो डाइस को फैब्रिक में या क्लोथ में चिपकाने के लिए, उसको स्टिक करने के लिए भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज़ होती है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये एक अट्रैक्शन है। तो ये क्या करता है कि जो डाइस को फैब्रिक के साथ जोड़ देता है, चिपका देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कपड़ों में अलग अलग रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो ये डाइस की जो है वो उसका एक्शन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक और एक है, वो मैंने बुक से आउट लिख दिया है कि लिजर्ड्स और गेकोस कैन क्रॉल ऑन वॉल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने देखा होगा कि छिपकलियाँ जो होती हैं, लिजर्ड्स जो होती हैं, वो वॉल्स पर क्रॉल कर रही होती हैं, दीवारों पर चल रही होती हैं, जबकि इंसान दीवारों पर नहीं चल पाता। तो उनके जो क्लॉज होते हैं लिजर्ड्स के, छिपकलियों के, वो क्या करते हैं, जब वो दीवारों के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेते हैं जब वो चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दीवारों के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो गैकोस हो गए, ये भी एक लिजर्ड टाइप के बेट एनिमल्स होते हैं। या हमारे पास जो लिजर्ड्स हो गए, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वॉल्स में क्रॉल कर पाते हैं और दीवारों पर चढ़ पाते हैं। तो बेटा ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंस थी, अहमियत थी उसकी, कि मतलब ये यूजलेस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड कोई, इसके फ़ायदे हैं, उसके बेनिफिट्स हमने देखेंगे क्या बेनिफिट्स उसके, ठीक है। तो आई होप सो कि इंपॉर्टेंस, ये एप्लीकेशंस आपको इसके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन वाटर। वाटर पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि वाटर के अंदर हम जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। इसकी वजह से वाटर के अंदर कौन सा बिहेवियर हमारे पास आ रहा होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज मैंने इसको लिख दिया था कि जो एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स उसको पॉइंट वाइज एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से साइड भी हो जाता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप इसमें, या अगर आप इन तमाम मटेरियल के नोट्स आपको आप चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते ये सब कुछ तो फिर मैं आपको लेक्चर्स या स्लाइड्स वगैरह जो भी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272, ठीक है। तो इफेक्ट क्या है, देखिए सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि हाइड्रोजन हैज हाई स्पेसिफिक हीट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना बेटा, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर का एक हाई स्पेसिफिक हीट होता है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है यकीनन, स्पेसिफिक हीट क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी उसको हम कह सकते हैं। अब जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है उसके टेम्परेचर को रेज करने में टाइम ज़्यादा लगता है, अब वो टेम्परेचर डिक्रीज भी देर से करता है। जैसे वाटर है ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है,
جس کی وجہ سے اس کے ٹیمپریچر کو ریز کرنے میں کافی وقت لگتا ہے, کافی انرجی ریکوائر ہوتی ہے, تو اس کی ہائی اسپیسیفک ہیٹ ہوتی ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ٹھیک ہے سر مان لیا ہائی اسپیسیفک ہیٹ ہے, اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ کیا ہے. تو کوسٹل ایریاز ہیو ماڈریٹ ویدر ایٹ ڈے اینڈ نائٹ بٹ ڈیزرٹس ہیو ایکسٹریم ویدر کنڈیشن. اب جیسے جو علاقے, جیسے کراچی شہر جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں, تو کراچی شہر سمندر کے بالکل پاس ہے. اب جو بھی شہر دنیا کے سمندر کے پاس ہوتے ہیں وہاں دن اور رات کے ٹیمپریچر میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. ریزن کیا ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم میں جو سمندر ہوتا ہے, سمندر کیا کرتا ہے, بہت ساری ہیٹ کو ٹریپ کر لیتا ہے اپنے پاس ہے, بہت ساری ہیٹ کو ٹریپ کرتا جاتا ہے, اور سمندر کا ٹیمپریچر تیزی سے بڑھتا بھی نہیں ہے لیکن وہ ہیٹ زیادہ ٹریپ کر لیتا ہے ہائی اسپیسیفک ہیٹ کی وجہ سے اس کا جو پانی ہے. اور رات کے ٹائم پہ وہ سلو اس انرجی کو ریلیز بھی کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے رات میں بہت ٹھنڈ نہیں ہو پاتی اور دن میں بہت گرمی نہیں ہو پاتی. تو کوسٹل ایریاز کے اندر ٹیمپریچر ایک بڑا ماڈریٹ ٹائپ کا رہتا ہے. لیکن یہ اگر آپ ڈیزرٹ ایریا میں چلے جائیں, ریگستانوں میں چلے جائیں, تو جو ڈیزرٹ ایریاز ہوتے ہیں, ریگستانی علاقے ہوتے ہیں, وہاں پر دن کے وقت سخت گرمی ہوتی ہے, رات کے وقت سخت سردی ہوتی ہے. جیسے تھر پارکر کے ایریاز ہمارے پاس ہیں, تو جو اسٹوڈنٹس تھر پارکر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تھر پارکر میں جو مٹی کا علاقہ ہے, یا باقی جو عمر کوٹ ہے, اسلام کوٹ ہے, جو بھی اس طرف کے علاقے ہیں, تو وہاں پر دن کے وقت سخت گرمی ہوتی ہے, رات کے وقت سخت سردی ہوتی ہے, جو ڈیزرٹ ایریاز اس کے ہیں. ریزن کیا ہے کہ وہاں پر سمندر نہیں ہے, تو وہاں پر ہیٹ جو ہے وہ ٹریپ نہیں ہو پاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیمپریچر بہت زیادہ وہاں پر ویری کر رہا ہوتا ہے. ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہمارے پاس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سیکنڈ کیا ہے, واٹر ہیز ہائی بوائلنگ پوائنٹ ڈیو ٹو ہائیڈروجن بانڈ. واٹر کی بوائلنگ پوائنٹ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ہائی ہوتی ہے, بہت کم لکوڈ کی واٹر جتنی ہوتی ہے, تو واٹر کی بوائلنگ پوائنٹ آپ جانتے ہیں نارمل بوائلنگ پوائنٹ اس کی کتنی ہوتی ہے 100 ڈگری سیلسیس. وہ اتنی ہائی بوائلنگ پوائنٹ کس وجہ سے ہوتی ہے, ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے. چونکہ آپ کو پتا ہے بوائلنگ پوائنٹ از دا ٹیمپریچر ایٹ وچ دا ویپر پریشر آف اے لکوڈ بیکمز اکول ٹو ایٹماسفیرک پریشر. اب جتنا, اب ظاہر سی بات ہے کہ واٹر کے اندر مالیکیولس جو ہیں آپس میں بہت اسٹرانگ فورس سے جڑے ہوئے ہائیڈروجن بانڈنگ سے, تو ان کو ویپرائز کرنا مشکل ہوتا ہے, تو بہت ٹائم لگتا ہے ان کے ویپر پریشر کا ایٹماسفیرک پریشر کے برابر ہونے میں. دیٹس وائی کیا ہوتا ہے کہ بیٹا کہ وہ ان کی بوائلنگ پوائنٹ ہمارے پاس ہائی ہو جاتی ہے واٹر کی 100 ڈگری سیلسیس, اسی کی بنسبت باقی تمام لکوڈس کی واٹر سے کم ہی ہوتی ہے. اسی طرح سے واٹر کی ڈینسٹی بھی ہائی ہوتی ہے ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے. واٹر کی ڈینسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے بہت سارے لکوڈس ہیں, اس لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ واٹر ہمیشہ مور ڈینسر ہوتا ہے, نیچے رہتا ہے, باقی آئل وغیرہ ساری چیزیں واٹر کے اوپر رہتی ہیں واٹر کی ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے. اور ڈینسٹی زیادہ ہونے کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہے. ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے واٹر کے مالیکول قریب قریب آ جاتے ہیں, جس سے یونٹ والیوم کا ماس بڑھ جاتا ہے, اور ہم جانتے ہیں ماس پر یونٹ والیوم از کالڈ ڈینسٹی. ٹھیک ہے. تو ڈینسٹی کیا ہوتی ہے, ڈینسٹی ہمارے پاس ہوتا ہے ماس پر یونٹ والیوم, تو جب یونٹ والیوم کا ماس بڑھا تو ڈینسٹی بڑھی. اور یاد کیا رکھنا ہے آپ کو کہ میکسیمم ڈینسٹی جو واٹر کی ہوتی ہے وہ 4 ڈگری سیلسیس پر ہوتی ہے, اور وہ کتنی ہوتی ہے 1 گرام پر ایم ایل یا 1 گرام پر سی ایم کیوب. دیٹ از دا میکسیمم ڈینسٹی آف واٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ واٹر کی وسکوسٹی. وسکوسٹی سے مراد کیا ہوتا ہے بیٹا, گاڑھا پن. واٹر کی وسکوسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, چونکہ ہائیڈروجن بانڈنگ جب انکریز ہوتی ہے, انٹرمولیکولر فورس کی اسٹرینتھ انکریز ہوتی ہے, وسکوسٹی بڑھتی ہے, تو واٹر ایک وسکس لکوڈ ہوتا ہے, اس کی وسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے. چونکہ مالیکول جب قریب کی وسکوسٹی کیا ہے, فلوئڈ فرکشن ہے, کہ جب مالیکولس فلو کرتے ہیں لکوڈ کے تو ان کو جس رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انٹرنل ریزسٹنس آف اے لکوڈ, دس از کالڈ وسکوسٹی. تو وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. ان کی ریزن کیا ہے زیادہ ہونے کا, کہ وہ مالیکولس قریب قریب آ جاتے ہیں تو وہ زیادہ فرکشن کریٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے واٹر کے مالیکول صحیح طرح سے فلو نہیں کر پاتا, اس لیے اس کی وسکوسٹی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے واٹر کی سرفیس ٹینشن بھی ہائی ہوتی ہے. سرفیس ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے سرفیس ٹینشن کیا ہے, دا ٹینشن کریٹڈ آن دا سرفیس آف لکوڈ از کالڈ سرفیس ٹینشن. ابھی الگ الگ ٹاپکس ہیں بیٹا جو لکوڈ اسٹیٹ کے اندر ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, تو آپ لیکچر پہ دیکھ سکتے ہیں, تو میں نے ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں پڑھائی ہیں. تو سرفیس ٹینشن کیا چیز ہوتی ہے بھائی, کہ ایک جو ہمارے پاس لکوڈ ہے اس کے سرفیس پر جو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے لکوڈس کے انٹرمولیکولر فورس کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے. اب واٹر کے انٹرمولیکولر فورس بہت اسٹرانگ ہے, اس لیے اس کی سرفیس ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے واٹر کی بنسبت باقی لکوڈس کے. اسی طرح سے اسی ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے واٹر کیا ہوتا ہے بیٹا, ایک یونیورسل سالوینٹ ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں بیٹا واٹر کو یونیورسل سالوینٹ کہا جاتا ہے, بیکاز اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو ڈیزالو موسٹ آف دا سالوینٹ, موسٹ آف دا سالوٹ. کئی ساری چیزوں کو واٹر, بہت ساری آرگینک ان آرگینک چیزوں کو پانی کیا کر سکتا ہے, اپنے اندر ڈیزالو کر سکتا ہے. ریزن یہی ہے کہ وہ ہائیڈروجن بانڈنگ بہت ایزیلی انٹرمولیکولر ایک بانڈنگ فارم کر لیتا ہے, سالوٹ پارٹیکلس کے ساتھ انٹریکشن بہت آرام سے کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے
وہ بہت زیادہ چیزوں کو اپنے ڈیزالو کر سکتا ہے واٹر. تو یہ اب جانتے ہیں, تبھی ہم واٹر کو یونیورسل سالوینٹ کہتے ہیں. اور ایک اور بیہیویئر ہے اسی ہائیڈروجن بانڈنگ سے کنیکٹڈ ہے, دیٹ از انیملس بیہیویئر آف واٹر. واٹر کے انیملس بیہیویئر, انیملس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انیملس سے مراد ہمارے پاس ہوتا ہے ارریگولر بیہیویئر. ارریگولر بیہیویئر آف واٹر, پانی کا ایک ارریگولر بیہیویئر. تو بیٹا ایک چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے, ہائیڈروجن بانڈنگ کا بھی اس میں کانسیپٹ ہے, تو اسی ٹاپک کے ساتھ ہی یہاں پر بک میں اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے کہ فرام 0 ڈگری سیلسیس ٹو 4 ڈگری سیلسیس واٹر شوز انیملس بیہیویئر. واٹر کا انیملس بیہیویئر کس ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے؟ 0 ڈگری سے لے کر 4 ڈگری سیلسیس پر, بٹوین دیس ٹیمپریچر. اچھا, اس ٹیمپریچر کے علاوہ واٹر کا نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. اب نارمل بیہیویئر سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب چیزوں کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ ایکسپینڈ ہوتی ہیں, جب چیزوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ ہوتی ہیں. یہ ایک نارمل بیہیویئر ہوتا ہے کسی بھی سبسٹنس کا, تھرمل ایکسپینشن اور تھرمل کانٹریکشن. لیکن جب ہم واٹر کی بات کرتے ہیں, وین وی ٹاک اباؤٹ واٹر, تو واٹر میں 0 ڈگری سے 4 ڈگری تک مطلب ہم جائیں گے, مطلب جب ہم اس کو ہیٹ کر رہے ہوں گے تو ہیٹ کرنے پر ایکسپینشن کی وجہ کیا ہو جائے گی؟ کانٹریکشن ہو جائے گی. اور جب ہم 4 ڈگری سے 0 پر جا رہے ہوں گے, جب ہم اس کو کول کر رہے ہوں گے تو بجائے کانٹریکشن کے اس میں ایکسپینشن ہوگی. اسی کو ہم انیملس ایکسپینشن آف واٹر بھی کہتے ہیں. اب ایسا ہوتا کیوں ہے, اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھو واٹر کی ڈینسٹی ہمیں پتہ ہے 4 ڈگری سیلسیس پر کتنی ہوتی ہے؟ 1 گرام پر ایم ایل. لیکن یہ آئس کی ڈینسٹی 0 ڈگری سیلسیس پر کیا ہوتی ہے؟ 0.92 گرام پر ایم ایل. اب آئس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آئس از لیس ڈینسر دین واٹر. آئس کی ڈینسٹی واٹر سے کم ہوتی ہے, اسی وجہ سے آئس کیا کرتا ہے؟ واٹر کے اوپر فلوٹ کرتا ہے. اب جبکہ آئس تو سالڈ ہے, ویسے تو اس کی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ اس ڈائیگرام میں بھی چیک کر لیں. جیسے کہ یہ واٹر ہمارے پاس موجود ہے, میں نے 1 گلاس آف واٹر یہاں بنایا ہے. اس میں یہ واٹر کے مالیکیولس آپ کو دکھ رہے ہیں کافی سارے, یہ لکوڈ فارم میں واٹر موجود ہے. اب ہم اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. مان لیں کہ اس وقت یہ ٹیمپریچر یہاں پر 4 ڈگری سیلسیس پر ہے, جب ہمارا پاس اس کا جو ڈینسٹی اس کی ہے وہ 1 گرام پر ایم ایل ہے. اب ہم کیا کریں گے, اس کو جب کول کریں گے تو ٹیمپریچر ہم یہاں پر 4 ڈگری سیلسیس سے کہاں پر لے آتے ہیں؟ 0 ڈگری سیلسیس پر لے آتے ہیں. اب اس سے کیا ہوگا, جب مالیکول قریب قریب آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے 0 ڈگری سیلسیس از دا فریزنگ پوائنٹ آف واٹر. یہ واٹر کا فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے. واٹر جب فریز ہوگا تو آئس بنے گا. اب آئس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آئس ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے بھائی؟ کرسٹل ہوتا ہے. آئس ایک کرسٹلائن سالڈ ہے, اور آئس کا کرسٹل کس شیپ کا ہوتا ہے؟ ٹیٹراہیڈرل شیپ کا ہوتا ہے. تو جب واٹر کے مالیکولس آئس کی فارمیشن کرتے ہیں تو وہ ٹیٹراہیڈرل شیپ میں آ جاتے ہیں. جیسے آئس کا کیوب آپ کو دکھ رہا ہے, اس میں واٹر ٹیٹراہیڈرل شیپ میں. اور ٹیٹراہیڈرل جو کرسٹل ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایمٹی اسپیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور اسی ایمٹی اسپیس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ماس پر یونٹ والیوم کم ہو جاتا ہے, تو ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے بیٹا. اب ڈینسٹی کم ہو گئی تو ہلکا ہو گیا یہ پانی سے, اسی وجہ سے آئس کیا ہوتا ہے؟ واٹر کے اوپر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم پانی کو برف میں کنورٹ کرتے ہیں, واٹر کو آئس میں کنورٹ کرتے ہیں, تو والیوم 10% تک ایکسپینڈ ہو جاتا ہے بجائے کانٹیکٹ ہونے کے. اور جب والیوم ایکسپینڈ ہوتا ہے تو ڈینسٹی آٹومیٹکلی کم ہوتی ہے. تو یہی چیز یہاں پر میں نے اس کو بتائی, آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وین واٹر بیکمس آئس 10% والیوم ایکسپینڈ. کیوں 10% ایکسپینڈ کرے؟ بیکاز دا ٹیٹراہیڈرل اسٹرکچر آف آئس کنٹینس ایمٹی اسپیسز وچ ڈیکریزز اٹس ڈینسٹی. چونکہ ایمٹی اسپیس زیادہ ہوتا ہے بنسبت لکوڈ واٹر کے, آئس کے کرسٹلس کے اندر ایمٹی اسپیس زیادہ ہوتا ہے ان کے بیچ میں, مالیکولس کے بیچ میں واٹر کے. چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آئس جو ہے وہ کرسٹل ہے, اور کیسا کرسٹل ہے؟ مالیکولر کرسٹل ہے. اور اس کے جو ایمٹی اسپیسز ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی کم ہو جا رہی ہے. ڈیو ٹو دس ریزن آئس فلوٹس اوور واٹر. یہی وجہ ہے کہ چونکہ آئس کی ڈینسٹی کم ہے واٹر سے, تو آئس فلوٹ کرتا ہے پانی کے اوپر. جب جوسز وغیرہ میں جب ہم آئس کیوب ڈالتے ہیں تو آئس کیوب فوراً سے اوپر آ جاتا ہے, وہ نیچے نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از نیسیسری فار دا سروائول آف فش ایٹ پولس. یہ فش کی سروائول کے لیے بہت ضروری ہے. تو دیکھیں انیملس ایکسپینشن ہوتا کیوں ہے. دیکھو اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی جو آئس ہے اس کو کہاں رہنا چاہیے, اوپر کے نیچے, تو مجھے اختیار دیا جاتا تو میں کہتا نیچے رہنا چاہیے. ریزن کیا ہے بھائی کہ جب ہم شربت پیتے ہیں, روح افزا, جام شیریں, واٹ ایور, جب ہم اس کو پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئس نیچے رہتی. ایسے آئس اوپر رہتی تو بار جب ہم پی رہے ہوتے ہیں نا شربت وغیرہ یا جوسز وغیرہ, تو پھر برف ہمارے منہ میں آ رہا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے. تو یہی دل کرتا ہے کاش وہ نیچے ہوتا تو پینے میں آسانی ہوتی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہم ایک اپنے سینس پہ بات کر رہے ہیں, جو ایک میں اپنی بات بتا رہا ہوں. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو امپورٹنس ہے وہ کافی بڑا ہے. جب ہم پولر ریجنس کی طرف جاتے ہیں, نارتھ پول ساؤتھ پول کی طرف, نارتھ پول میں پولر بیئرس ہوتے ہیں, ساؤتھ پول میں پینگوئنس ہوتے ہیں,
تو وہاں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا پولر بیئرس اور پینگوئنس وہ دونوں کے دونوں فش پر انحصار کرتے ہیں. فش ان کا مین فوڈ ہوتا ہے جس کو وہ ایٹ کرتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, مچھلیاں کھاتے ہیں. اب مچھلیاں آپ کو پتہ ہے مچھلیوں کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی ان کا ٹیمپریچر پانی کا 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک مینٹین رہے. لیکن ٹیمپریچر تو ایٹماسفیئر کا -30 -40 ہو رہا ہوتا ہے انٹارکٹیکا میں یا پھر آرکٹک سرکل میں. تو جب پانی جب برف بنتا ہے وہاں کا نا, تو برف بننے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جو آئس ہے, آئس جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, اور اوپر آ کر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا موٹی موٹی تہ بن جاتی ہے سمندر کے اوپر. اور وہ موٹی تہ ہوتی ہے نا موٹی والی, وہ ایک بلینکٹ کا کام کرتی ہے نیچے موجود مچھلیوں کے لیے, جس کی وجہ سے مچھلیاں 4 ڈگری سیلسیس پر سروائیو کرتی ہیں. اور انہی مچھلیوں کو جب پولر بیئرس کھاتے ہیں, پینگوئنس کھاتے ہیں, تو فوڈ چین بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا. تو مچھلیاں بھی زندہ رہتی ہیں, اور اس کو مچھلیوں پر انحصار کرنے والے, ڈیپینڈ کرنے والے جو سیکنڈری کنزیومرس ہمارے پاس ہے, لائک جو ہمارے پاس پولر بیئرس ہیں یا جو پینگوئنس ہیں, وہ بھی زندہ رہتے ہیں. تو دیٹس وائی آئس فلوٹس اوور واٹر سو دیٹ فش ان دا پولر ریجنس کین سروائیو. تو بیٹا یہ انیملس بیہیویئر آف واٹر تھا جس کو میں نے ایکسپلین کیا. آئی ہوپ سو کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو بورڈ پر لکھی ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے, اور آپ نے اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو لازمی اس لیکچر کو لائک کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور اپنے چینل پہ میرے چینل پہ آپ جائیں گے تو آپ خزانہ ملے گا کیمسٹری کا. آپ کو فرام دا فرسٹ ٹاپک ٹل دا ویری لاسٹ ٹاپک میں نے تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے, اور آپ کو کسی بھی طرح کی اور کوئی چینل پر جانے کی یا کسی اور مٹیریل کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تمام چیزیں اس میں مل جائیں گی. اور اگر آپ کو میرے نوٹس وغیرہ ریکوائر ہے تو PDF فارم میں تو میں نے آپ کو بتا دیا, آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹ MD کیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, NED کی تیاری کر رہے ہیں, ECAT کی تیاری کر رہے ہیں, انٹرمیڈیٹ کی تیاری کر رہے ہیں, ان کو نوٹس چاہیے, پاس پیپر چاہیے, گیسٹ پیپر چاہیے, تو وہ تمام چیزیں میں آپ کو آپ کے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر پرووائڈ کر سکتا ہوں. یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر یور کوئریز. ٹھیک ہے بیٹا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ